नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक सिंह। आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल दोस्त ऐप पर। आज हम NCERT कक्षा 6 का अध्याय 1 इतिहास विषय में पढ़ेंगे। इतिहास, आखिर हमें इतिहास क्यों पढ़ना चाहिए? इतिहास हमें आज के समाज कैसे बना, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, जो आज हम स्वरूप देख रहे हैं उस स्वरूप कैसे बना, इसके बारे में हमें बताता है। जैसा आप आज समाज देख रहे हैं या आसपास अपनी दुनिया देख रहे हैं, वैसा वो शुरू से नहीं रहा है। हम इतिहास को बहुत पीछे से जानेंगे, उस वक्त से जानेंगे जब हमारे पास शायद या उस वक्त के लोगों के पास ये जानकारी ही नहीं थी कि कैसे जीवन को सरल और सुगम बनाया जाए। धीरे धीरे उनकी अपनी समस्याओं को हल करने की प्रवृत्ति ने हमें आज का स्वरूप प्रदान किया है। तो चलिए ज़्यादा समय न वेस्ट करते हुए हम शुरू करते हैं अध्याय 1 NCERT कक्षा 6। अध्याय 1, क्या, कब, कहाँ और कैसे। क्या, कब, कहाँ और कैसे। अध्याय 1। ये कैसे पता लगाएं? देखिए, यह जानने के लिए कल क्या हुआ था, तुम रेडियो सुन सकते हो, टेलीविज़न देख सकते हो या फिर अखबार पढ़ सकते हो। साथ ही यह जानने के लिए पिछले साल क्या हुआ था, तुम किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हो जिससे उस समय की स्मृति हो, यानी कि याद हो उस समय क्या हुआ था। लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था, ये कैसे जानेंगे? अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं? प्रश्न उठना है कि कैसे पता लगाएं। हमें इतिहास तो पढ़ना है, हमें पुरानी चीज़ों के बारे में जानना है कि जो आज स्वरूप है उससे पहले वो कैसे स्वरूप था और धीरे धीरे उसका परिवर्तन कैसे हुआ। लेकिन कैसे पता लगाएं? तो आज के समय में कल क्या हुआ, इसके लिए आप रेडियो सुन सकते हो, टेलीविज़न देख सकते हो, यूट्यूब में देख सकते हो या विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में भी देख सकते हो या फिर अखबार पढ़ सकते हो। साथ ही या पिछले साल क्या हुआ था, तो आप किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर लोगे या गूगल पे सर्च कर लोगे कि पिछले साल क्या हुआ था। लेकिन हम उस समय कैसे पता लगाएं जब ना ही इंटरनेट था, ना ही टेलीविज़न की दुनिया थी। तो अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं? पहला प्रश्न उठता है कि कैसे पता लगाएं। दूसरा प्रश्न होता है कि हम क्या जान सकते हैं, कि क्या क्या हमें जानना है। तो आगे चलिए, अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। पहला प्रश्न ये था कि हम कैसे पता लगाएं और दूसरा प्रश्न कि हम क्या जान सकते हैं। तो अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है, जैसे लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। हम व्यापारियों, आखेटकों यानी शिकारियों, पशुपालक, कृषकों, शासकों, पुरोहितों, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों या फिर वैज्ञानिक के जीवन के बारे में जानकारियाँ हासिल कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि हम अतीत के बारे में कैसे पता लगाएं, ये तो एक प्रश्न है ही, पर हम जानना क्या चाहते हैं और क्या जान सकते हैं। तो हम मतलब समाज के हर वर्ग में, चाहे वो पशुपालक हो या राजा हो, हम उसके बारे में जानकारी जान सकते हैं। कैसे जानकारी जान सकते हैं, ये आगे पढ़ेंगे। यही नहीं, हम ये भी पता कर सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन से खेल खेलते थे, कौन सी कहानियाँ सुना करते थे, कौन से नाटक देखा करते थे या फिर कौन कौन से गीत गाते थे। हम ये भी पता लगाएंगे कि उस समय के बच्चे कौन से खेल खेलते थे, कहानियाँ क्या थी, नाटक क्या थे या फिर कौन कौन से गीत गाते थे। इनका पता हम जान सकते हैं। अतीत के बारे में हम बहुत कुछ जान सकते हैं। संक्षेप में कहें तो हम अतीत के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। प्रश्न आता है, पहला प्रश्न कि अतीत में लोग कहाँ रहते थे। अतीत में लोग कहाँ रहते थे? मानचित्र में नर्मदा नदी का पता लगाओ। देखिए, ये मानचित्र है और इसमें नर्मदा नदी यानी कि आपकी ये नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलकर अरब सागर में गिरती है। ये आपकी नर्मदा नदी है जो अरब सागर से निकल के जो अरब सागर से निकलकर आपके सतपुड़ा के पहाड़ों, विभिन्न की पहाड़ियों से होते हुए अमरकंटक में गिरती है। ये क्या दूसरा है,
एक मिनट, ये देखिए, कई लाख वर्ष पहले से लोग इस नदी के तट पे रह रहे हैं। कई लाख वर्ष पहले से लोग इस नदी के तट पे, नदी के आसपास सभ्यता का विकास होता है। आप आगे चल के पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, जिसको सिंधु नदी के आसपास विकास हुआ, क्योंकि उनको वहाँ पे आवश्यकता की चीज़ें मिल जाती थी। इस नदी के यहाँ के रहने वाले आरंभिक लोग कहाँ रहते थे? आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, आरंभिक लोग कहाँ रहते थे? आरंभिक लोग रहते थे नर्मदा नदी के आसपास, यानी कि नर्मदा नदी के तट के आसपास। और ये कैसे लोग थे? कुशल संग्राहक थे, जो आसपास के जंगलों के विशाल संप्रदाय से परिचित थे। ये आखेटक नहीं थे, शिकार नहीं करते थे, ये संग्रह करते थे। हमें वहाँ से उनके आसपास या उनकी खुदाइयों में ऐसी वस्तु मिली जिससे हम लोग को पता चलता है कि ये कुशल संग्राहक थे, जो आसपास के जंगलों के विशाल संप्रदाय। देखिए, उस वक्त में हमेशा आसपास जंगल ही रहे थे, तो उनको इस जंगलों से वो परिचित थे कि जंगलों से हमें क्या क्या मिल सकता है, फल, लकड़ी या और भी विभिन्न तरह की औषधि वगैरह मिलती थी। इनसे वो परिचित थे। अपने भोजन के लिए वे जड़ों, फलों या जंगल के अन्य उत्पादों को यहीं से संग्रह करते थे। मतलब ये संग्रह करते थे, ये जंगलों में जाते थे, वहाँ से अपने फल या अन्य उत्पाद जो भी लेके आके उसको अपने पास संग्रह करते थे और उसका उपयोग करते थे। वे जानवरों का आखेट भी करते थे। आखेट मतलब जानवरों का शिकार भी करते थे। तो आरंभिक मानव कहाँ रहता था? आरंभिक मानव नर्मदा नदी के पास रहता था, जो कुशल संग्राहक थे और जानवरों का आखेट भी करते थे। ठीक है, तो आरंभिक मानव का निवास है नर्मदा नदी के तट के आसपास। ठीक है, अब आता है दूसरा प्रश्न। अब आता है दूसरा, फिर क्या कहता है? अब तुम उत्तर पश्चिम की सुलेमान और कीर्तन की पहाड़ियों का पता लगाओ। उत्तर पश्चिम यानी कि भारत का उत्तर पश्चिम। देखिए, एक मिनट, ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया, ये पश्चिम हो गया और ये पूरब हो गया। तो उत्तर पश्चिम यानी कि इस दिशा में हम देखिए, यानी कि ये आपकी सुलेमान और कीर्तन की पहाड़ियाँ हैं। ये सुलेमान और कीर्तन की पहाड़ियाँ। इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान जहाँ लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ की फसलों का उपजना प्रारंभ किया। देखिए, बहुत अच्छी लाइन है कि 8000 साल पूर्व, 8000 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की पहाड़ियाँ जो हैं, ये सुलेमान कीर्तन की पहाड़ियाँ, इसके आसपास यानी कि इन क्षेत्रों में आज से 8000 साल पूर्व, मतलब आज से 2000 साल पीछे गए, उसके 6000 साल पीछे। आगे मैं बताऊंगा कि कैसे 2000 और 6000 का है। आपको आज से 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ की फसलों को उगाया। सबसे पहले गेहूं और जौ की फसलों को उगाया कब? 8000 साल वर्ष पूर्व। ये देखिए, अगर प्रश्न आता है कि सबसे पहले गेहूं और जौ को फसलों कहाँ उगाया गया, तो आप क्या बताएंगे? सुलेमान और कीर्तन की पहाड़ियों के पास। उन्होंने भेड़, बकरी, गाय, बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। अच्छा, आपने अभी पिछली स्लाइड में पढ़ा कि नर्मदा नदी के आसपास जो लोग रहते थे वो जानवरों का शिकार करते थे। वो जानवरों का शिकार करते थे। इन्होंने क्या किया? इन्होंने सबसे पहले वो संग्राहक थे और ये क्या है? उपजक हैं, ये कृषक हो गए। इन्होंने फसलों को उगाना प्रारंभ किया। और नर्मदा नदी के आरंभिक मानव क्या थे? वो आसपास रहते, वो जंगल से संपदा लाके या जंगल से चीज़ों को लाके अपने पास संग्रह करते थे, उनका उपयोग करते थे। पर इन लोगों ने गेहूं तथा जौ को उगाना प्रारंभ किया। उन्होंने भेड़, बकरी, गाय, बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। और नर्मदा नदी के तट पर रहने वाले लोगों ने वो जानवरों का शिकार करते थे, जिन्होंने जानवरों को पालतू बनाना शुरू किया। ये लोग गाँवों में रहते थे,
उत्तर में गारो तथा मध्य में विंध्य की पहाड़ियों का पता लगाओ। उत्तर में गारो, उत्तर में गारो, ये आपकी ये गारो की पहाड़ियां हैं, और मध्य में विंध्य की पहाड़ियां, ये आपकी विंध्य। देखिए यहाँ पे क्या है, ये कुछ ऐसे क्षेत्र थे जहाँ कृषि का विकास हुआ। देखिए सबसे पहले लोगों ने, जो सुलेमान और कृतर की पहाड़ियों के पास लोग रह रहे थे, उन्होंने किसी को फसलों को उगाना तो प्रारंभ किया, लेकिन कृषि का विकास कहाँ हुआ? गारो की पहाड़ियाँ, विंध्य की पहाड़ियों के पास। जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया वो विंध्य के उत्तर में स्थित थे। देखिए ये लाइन आप बहुत इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले चावल कहाँ उपजाया गया। तो सबसे पहले चावल जहाँ उपजाया गया वो विंध्य के उत्तर में थे। मतलब कौन से स्थान में? आपका ये यहाँ, ठीक है। तो आपको क्या लगा कि आरंभिक मानव नर्मदा नदी के तट पे रह रहे थे, वो संग्राहक थे और पशुओं का शिकार करते थे। लेकिन सुलेमान और कृतर की पहाड़ियों के पास जो मानव रह रहे थे, उन्होंने कृषि खेती करनी शुरू कर दी, विभिन्न फसलों की खेती करनी शुरू कर दी और विभिन्न पशुओं को पालना शुरू कर दिया, ठीक है। लेकिन कृषि का विकास मुख्यतः विंध्य की पहाड़ियों या गौरव की पहाड़ियों के आसपास हुआ, और सबसे पहले चावल कहाँ उगाया गया? विंध्य के उत्तर में। अब देखिए मानचित्र पे सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों का पता लगाने का प्रयास करो। सिंधु और इसकी सहायक नदियां, सिंधु और इसकी सहायक नदियां, इरेजर ले लूँ मैं, ठीक है। सिंधु और ये इसकी सहायक नदियां, ये पूरा जो इसमें इसकी सहायक नदियां हैं, झेलम, चेनाब, रावी, सतलज, ब्यास, सिंधु, ये सब इसकी सहायक नदियां हैं। जो एक बड़ी नदी, सहायक नदियां किन्हें कहते हैं? जो एक बड़ी नदी मिल जाती है। ये छोटी छोटी नदियां हैं, ये बड़ी नदी यानी ये सिंधु नदी में यहाँ पे मिल जाती है सारी, ठीक है। लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। आरंभिक मानव नर्मदा नदी के तट के पास रहता था, और सुलेमान और कृतर की पहाड़ियों के बीच में मानव गांवों में रहता था। हमने पढ़ा, ये स्लाइड में देखिए, ये देखिए, ये लोग गांवों में रहते थे, ठीक है। लेकिन सिंधु और इसकी सहायक नदियों के आसपास आरंभिक नगर कितने साल पहले? 4700 वर्ष पहले। एक मिनट 4700 वर्ष पूर्व। कितने वर्ष पूर्व? 4700 वर्ष पूर्व इन्हें कुछ आरंभिक नगर। तो अगर आपसे पूछा जाए कि आरंभिक मानव कहाँ रहता था, तो आप बोलेंगे नर्मदा नदी के तट पर। आरंभिक मानव गांवों में कहाँ रहता था, तो आप बोलेंगे सुलेमान और कृतर की पहाड़ियों के पास। और आरंभिक नगर आपको सिंधु और इसकी सहायक नदियों के आसपास मिलेगा। गंगा तथा इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटीय इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व। देखिए सिंधु और इसकी सहायक नदियों के आसपास आरंभिक नगर का विकास कब हो गया? 4700 वर्ष पूर्व। लेकिन गंगा नदी आपकी ये रही नदी, ये गंगा और इसकी सहायक नदियाँ, ये यहाँ पे, और समुद्र तटीय मान लीजिए ये आपका इलाका है, समुद्र से लगता है, ये पूरा समुद्र तटीय इलाका। इस पे नगरों का विकास कब हुआ? 2500 वर्ष पूर्व, यानी कि आरंभिक नगरों के जो सिंधु में आरंभिक नगर मिले थे उससे 2200 वर्ष बाद, ठीक है, नगरों का विकास। अगर प्रश्न आए कि गंगा और उसकी सहायक नदियों के किनारे कब नगरों का विकास हो, तो आप क्या बोलेंगे? 2500 वर्ष पूर्व। लेकिन सर्वप्रथम आरंभिक नगर कहाँ मिले? तो सिंधु और उसकी सहायक नदियों के बीच। गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन नदी का पता लगाओ। सोन नदी, गंगा की एक सहायक नदी है सोन नदी, और उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छा जिला है सोनभद्र, जिसको स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया भी कहते हैं। ये ना इसकी सोन नदी ये विंध्य की पहाड़ियों से निकलती है और गंगा नदी में मिल जाती है। ये इसकी सहायक नदी। गंगा के दक्षिण में
इन नदियों के आसपास का क्षेत्र मगध पास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध नाम से जाना जाता था। गंगा के दक्षिण में, यानी कि ये जो आज का बिहार है, ये यहाँ पे आपको मिल जाएगा। इस जहाँ आज के मगध को मगध की राजधानी पाटलिपुत्र, जो आज के पटना कहते हैं। इसके साथ साथ बहुत शक्तिशाली उन्होंने एक विशाल साम्राज्य स्थापित किया। देश के अन्य हिस्सों में ही ऐसे राज्यों की स्थापना की। तो प्रथम राज्य कहाँ स्थापित हुआ? वो गंगा नदी के दक्षिण में, जिसे मगध कहा जाता है, जो वर्तमान में बिहार है। उसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी, जो वर्तमान में पटना है। ठीक है, इस स्लाइड में बहुत ज़्यादा नहीं है। लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप से महाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की। कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वतों, पहाड़ियों, रेगिस्तानों, नदियों और समुद्री कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी। फिर भी ये यात्रा उनके लिए असंभव नहीं थी। देखिए क्या हुआ, उपमहाद्वीप मतलब ये पूरा भारतीय उपमहाद्वीप। तो लोगों ने क्या है, ऐसा नहीं है कि लोग उनके पास कोई साधन नहीं था, रेलगाड़ी नहीं थी या एरोप्लेन नहीं था या बस वगैरह नहीं थी, तो वो यात्राएं नहीं करते थे। वो यात्राएं करते थे, वो उनकी यात्राएं जोखिम भरी भी होती थी, लेकिन असंभव नहीं थी उनके लिए। अतः कभी लोग काम की तलाश में, तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्रों में विजय हासिल करने के लिए जाती थी। इसके अतिरिक्त व्यापारी कभी काफिले में, तो कभी जहाज़ों में अपने साथ मूल्यवान वस्तु लेके एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। अच्छा, इन यात्राओं का कारण भी क्या था? वही बोल रहा है, कारण क्या था? कभी काम की तलाश में, कभी प्राकृतिक आपदाओं, मान लीजिए बाढ़ आ गई या सूखा पड़ गया, एक स्थान दूसरी, कभी कभी एक राज्य की सेना दूसरे राज्य जाती थी, उस पर विजय हासिल करनी है। जो कारण आज यात्रा के लिए हैं, वही कारण अतीत में भी यात्राओं के लिए था। इसके अतिरिक्त व्यापारी कभी काफिले में, तो कभी जहाज़ों में अपने साथ मूल्यवान वस्तु लेके एक स्थान से दूसरे स्थान थे। काफिला क्या होता है? काफिला होता है कि बहुत से लोग या बहुत से गाड़ियाँ या बहुत से लोग एक साथ चलते हैं। जैसे भारतीय सेना में इसको कानवाई कहते हैं। जब भारतीय सेना की एक साथ कई गाड़ियाँ चल रही होती है, तो उसको बोलते हैं कानवाई। उसी का एक स्वरूप है काफिला। काफिले में चलते थे, कभी जहाज़ों में, देखिए पानी के जहाज चलते थे, आपको पता है, या आप आगे चल के पढ़ेंगे। धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा और सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव तथा एक कस्बे से दूसरे कस्बे जाया करते थे। देखिए धार्मिक गुरु, जिनका मकसद अपने धर्म का प्रचार प्रसार था या लोगों को अपने धर्म के बारे में बताना था, वो लोगों को शिक्षा और सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव तथा एक कस्बे से दूसरे कस्बे जाया करते थे। कुछ लोग नए और रोचक स्थानों खोज की चाह में उत्सुकतावश भी यात्रा किया करते थे। इन सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिला। देखिए आप देखेंगे ना, अतीत में लोग यात्राएं करते थे, उनके पास आज के जैसे साधन नहीं था, ना रेलगाड़ियाँ थी, ना एरोप्लेन थे, ना बस थे, उनके पास आज के जैसे साधन नहीं थे, किंतु यात्राएं करते थे। कभी कभी उनकी यात्राएं जोखिम भरी होती थी, क्योंकि रास्ते में ऊँचे ऊँचे पर्वत पड़ रहे हैं या घने जंगल पड़ रहे हैं, या नदी पड़ रही है या रेगिस्तान पड़ रहा है, तो लेकिन उनके लिए असंभव नहीं था। वो लोग यात्राएं करते थे। यात्राएं करने, अपनी अपनी यात्रा करने की वजह, आज जैसे आज हम लोग भी यात्राएं करते हैं, तो अपनी अपनी वजह से यात्रा करते हैं। कभी हम लोग घूमने जा रहे होते हैं, कभी शायद एक काम की तलाश में जा रहे होते हैं, या काम में पोस्टिंग के तौर पे जा रहे होते हैं, या कभी कभी हमारी देश की सेनाएं, क्योंकि भारत ने तो कभी दूसरे देश पे आक्रमण किया ही नहीं है 10,000 साल की सभ्यता में, लेकिन मान लीजिए कभी कभी दूसरे देश की सेनाएं हम पे अपनी विजय हासिल करने के लिए यात्राएं कर लेती हैं। कभी कभी व्यापारी तो अक्सर करते रहते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान, क्योंकि अगर एक ही स्थान पे वो अपना व्यापार समेट लेंगे तो बहुत दिनों तक वो जीवित नहीं रह पाएंगे। तो वो, और धार्मिक गुरु, आज के लिए धार्मिक गुरु भी लोगों को सही मार्ग दिखाने के लिए, क्योंकि धर्म का मार्ग हर तरह से अहिंसा का मार्ग कह सकते हैं, उनको एक गांव से दूसरे गांव से जाने के लिए जाया करते थे। तो जो वजह आज है यात्रा करने की, वही वजह अतीत में भी थी, पर यात्राएं इतनी सुगम नहीं थी जितनी कि आज हैं। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं।
दक्षिण एशिया आधुनिक भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और श्रीलंका और अफगानिस्तान, ईरान, चीन तथा म्यांमार आदि पड़ोसी देशों को दर्शाता है। दक्षिण एशिया में देखिए कौन कौन से देश आते हैं। आधुनिक भारत इसलिए कहते हैं क्योंकि जो प्राचीन भारत है उसकी परिकल्पना में पाकिस्तान नहीं है क्योंकि वो भी भारत का हिस्सा था। बांग्लादेश नहीं है क्योंकि वो भी भारत का हिस्सा था। इसलिए आधुनिक भारत जिसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और श्रीलंका और अफगानिस्तान, ईरान, चीन तथा म्यांमार आदि पड़ोसी देशों को दर्शाता है। ठीक है, ये दक्षिण एशिया, इनको एशिया देखिए, भारत एशिया महाद्वीप में और एशिया महाद्वीप के दक्षिण में, एशिया महाद्वीप के दक्षिण में, तो ये जितने देश हैं वो एशिया महाद्वीप के दक्षिण में है, तो इसलिए इसको दक्षिण एशिया बोलते हैं। दक्षिण एशिया एक महाद्वीप से छोटा है, ये एक महाद्वीप नहीं है। दक्षिण एशिया क्या है? एशिया महाद्वीप का एक दक्षिणी प्रांत या दक्षिणी भाग जिसको दक्षिण एशिया कहते हैं, वो महाद्वीप से छोटा है लेकिन वो उतना बड़ा है, इतनी विशाल है कि बाकी एशिया से समुद्रों, पहाड़ों और पर्वतों से बटे होने कारण से प्रायः उपमहाद्वीप कहते हैं। देखिए ये बहुत अच्छी लाइन है, ये बहुत अच्छी जानकारी है, ये शायद हर बड़े को भी नहीं होगी कि इसको उपमहाद्वीप क्यों कहते हैं, क्यों उपमहाद्वीप कहते हैं, जबकि ये महाद्वीप नहीं है। महाद्वीप एशिया है, तो एशिया का दक्षिण भाग जिसमें आधुनिक भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, अफगानिस्तान, ईरान, चीन और म्यांमार हैं, उसको उपमहाद्वीप कहते हैं क्योंकि ये इतना विशाल है और इसके जब आप वर्ल्ड मैप देखेंगे तो वर्ल्ड मैप में क्या है कि जो ये देश हैं, जैसे भारत भी है, एक भारतीय उपमहाद्वीप बोलते हैं, तो ये क्या है कि ये बाकी एशिया का जो उत्तरी भाग है या मध्य भाग है या जो भी भाग है उसे पहाड़ों से या समुद्रों से बटा हुआ है, अलग है उसी का भाग, लेकिन वो हो सकता है दो देशों की सीमाओं के बीच में, जैसे भारत और चीन की सीमाओं के बीच में क्या आता है आपका, यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे आपका हिमालय आता है। ठीक है, तो ये क्या है कि ये भारत हो गया और ये चीन हो गया, हैं दोनों एक ही महाद्वीप में, लेकिन ये क्या है, दो अलग अलग सीमाएं बन जाती है इस पहाड़ की वजह से। अगर ये पहाड़ ना होता तो दोनों देश की सीमाएं एक दूसरे से मिलती ना। तो ऐसे ही दक्षिण एशिया जो है बाकी एशिया से इसी या तो पहाड़ से या समुद्र से या पर्वतों से बटा हुआ, तो इसलिए इसको उपमहाद्वीप कहते हैं। बहुत अच्छा लाइन है। देखिए आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं, मैंने आपको बताया आज लोग उन्हीं वजह से यात्रा करते हैं जिन वजह से लोग अतीत में यात्रा करते थे। देखिए क्या लिखता है, पहाड़ियाँ, पर्वत और समुद्र इस उपमहाद्वीप को प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। देखिए मैंने जैसे आपको पिछली स्लाइड में बताया कि इसको उपमहाद्वीप क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसकी सीमाएं दूसरे एशिया के दूसरे भाग से या तो पहाड़ों से, पर्वतों से या समुद्र से बटी हुई है, तो इसकी पहाड़ियाँ इस उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण कौन कर रहा है, पहाड़ियाँ, पर्वत या समुद्र। हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था। जिन्होंने ऐसा करना चाहा वो कर सके, वो पर्वतों की ऊंचाइयों को छू सके और गहरे समुद्र को पार कर सके। देखिए उस वक्त इतने साधन नहीं थे। आज के दौर में हमारे पास अगर मान लीजिए हमें समुद्र को पार करना है, या तो हमारे पास बड़े बड़े जहाज हैं या हम एरोप्लेन से कर सकते हैं, लेकिन उस वक्त उनके लिए नहीं था ना। लेकिन जिन्होंने ऐसा सोचा, जिन्होंने कुछ करने का ठाना, जैसे कहते हैं ना, मान लो तो जीत है और ठान लो तो हार है, क्या कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। तो जिन्होंने सोचा कि नहीं मुझे ये करना ही है, तो वो पर्वतों की ऊंचाई को छू सके और गहरे समुद्र को पार कर सके। मतलब वो पहाड़ को भी पार कर गए और समुद्र को भी पार कर गए। उस जमाने में उपमहाद्वीप के बाहर से भी कुछ लोग आए और यहीं बस गए। अब क्या हुआ है कि उपमहाद्वीप मतलब कि जो ये दक्षिण एशिया का महाद्वीप है, दक्षिण एशिया का जो भारतीय उपमहाद्वीप कह सकते हैं, तो उस एशिया यानी कि मध्य एशिया, उत्तर एशिया या पूर्व एशिया से लोग यहाँ पे पहाड़ों को या समुद्रों को पार करके और यहीं बस गए। लोगों के इस आवागमन ने हमारी सांस्कृतिक परंपराओं को समृद्ध किया।
देखिए, भारत में एक कहावत है, अमीर खुसरो की बहुत अच्छी लाइन है कि कोस कोस पे बदले बानी, चार कोस पे बानी। आज भारत के अंदर आप अपने राज्य से किसी दूसरे राज्य में जाएंगे तो वहाँ एक आपको नई संस्कृति मिलेगी, नई भाषा मिलेगी, नई परंपराएं मिलेंगी। तो उसी प्रकार जब दूसरी महाद्वीप के दूसरे भाग के लोग हमारे उपमहाद्वीप में आए तो उससे क्या हुआ कि हमारी संस्कृति और समृद्ध हुई और परंपराएं और समृद्ध हुई। कुछ उन्होंने परंपराएं हमारी सीखी, कुछ उनकी परंपराएं हमने सीखी और समृद्ध हुई और बढ़ाव हुआ। कई सौ वर्षों से लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने, यहाँ तक कि भोजन बनाने के नए तरीकों के बारे में एक दूसरे के विचारों को अपनाते रहे। देखिए, कई सौ वर्षों में बहुत सालों तक पत्थर को तराशना, संगीत, यहाँ तक कि भोजन के नए तरीकों के बारे में एक दूसरे। देखिए, आप भारत के एक राज्य में जाएंगे तो आपको अलग भोजन मिलेगा, दूसरे राज्य में जाएंगे आपको अलग भोजन मिलेगा। तो आप विभिन्न प्रदेशों में जा रहे हैं तो वहाँ के संगीत या वहाँ का भोजन आपको अगर अच्छा लग रहा है तो आप उसके बारे में सीखेंगे ना, कि हम वापस जाएंगे तो हम भी यही बनाएंगे। तो इसी तरह जब उस महाद्वीप के उस भाग के लोग हमारे पास आए तो उन्होंने सीखा, उनके कुछ चीज़ें हमने सीखी, उन्होंने कुछ हमारी अच्छी चीज़ें उन्होंने सीखी। तो यात्राएं की वजह और जो परिणाम है उस हर काल में सेम ही रहे। देश के नाम, देखिए देश का नाम आजकल तो बहुत डिबेट चल रही है भारत और इंडिया के नाम को लेके, खैर हमें उसमें नहीं पढ़ना है। अपने देश के लिए हम प्राय इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जैसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। इंडिया शब्द इंडस से निकला है। देखिए, हम अपने देश में या तो इंग्लिश में इंडिया प्रयोग करते हैं और हिंदी में भारत प्रयोग करते हैं। अब इंडिया शब्द इंडस, इंडस वैली यानी सिंधु, इंडस सिंधु नदी को इंग्लिश में इंडस कहते हैं, तो उसी से बना है इंडिया। अपने एटलस में ईरान यूनान का पता लगाओ, या अपने एटलस में ईरान यूनान का पता लगाओगे तो ये थोड़ा सा भारत के, मुझे मैप मिले तो मैं आपको दिखाऊं। ये भारत की इस साइड है कहीं पे, ये यहाँ पे मध्य एशिया, ईरान मध्य एशिया का पहाड़ी यहाँ कहीं यहाँ पे। वो जब आप आगे कक्षाओं में एटलस वर्ल्ड मानचित्र देखेंगे तो आपको और अच्छे से मैं समझाऊंगा इस बात को। लगभग 2500 पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों यूनानियों को सिंधु को हिंदोस अथवा इंदोस कहा और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि को, प्रदेश को इंडिया कहा। देखिए, इंडिया नाम कैसे पड़ा, मैं बताया उत्तर पश्चिम। देखिए एक मिनट, उत्तर पश्चिम, उत्तर दक्षिण, राइटिंग में खराब मान, ठीक है, ये पूरब है, ठीक है। उत्तर पश्चिम ये मैंने आपको क्या बताया कि ये कहीं यहाँ पे, तो यानी कि ये यहाँ पे उत्तर पश्चिम। तो जब उत्तर पश्चिम से ईरान या ईरान के लोग यहाँ से आए तो उनको ये सिंधु नदी पड़ी, भारत के लिए सिंधु नदी पड़ी। तो जब इस सिंधु नदी को तो इन्होंने इंडोस कहा या हिंदोस कहा, इंडोस कहा या हिंदोस कहा। और इन लोगों ने जो इसके पश्चिम में, देखिए इसके पश्चिम में, यानी कि यहाँ पे जो उनकी दिशा के हिसाब से इसके पश्चिम में जो ये पड़ता है, ठीक है, इस भाग को उन्होंने इंडिया कहा। पूरब में, माफ करिएगा मैं वही कंफ्यूज हो रहा है, पूरब में। अब देखिए ये यहाँ पे अगर, माफ करिएगा, ये यहाँ पे, तो ये पूरब है ना इनके लिए। अगर आप ऐसे इसको बनाओगे तो ये इनके लिए पूरब है ना। तो इस भाग को इन्होंने इंडोस कहा या हिंदोस कहा। सिंधु नदी को इन्होंने या तो इंडोस कहा या इंदोस कहा। और इसके पूरब में, सिंधु नदी के पूरब में रहने वाले लोगों को, प्रदेश को क्या कहा, इंडिया कहा। तो उनको इंडिया शब्द की उत्पत्ति कहाँ हुई, आज से 2500 साल पहले।
ये देखिए, आज से 25 साल पहले भरत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। भरत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रह रहे थे लोग, उत्तर पश्चिम यानी कि वो सुलेमान किरदार की पहाड़ी वाले, वहाँ पे जो लोग रह रहे थे उसके समूह को भरत नाम का प्रयोग, ये भरत लोग रह रहे हैं। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक लगभग 3500 वर्ष पुरानी कृति ऋग्वेद में। देखिए, हमारे देश में 4 वेद हैं और सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। तो ऋग्वेद में इस बात का वर्णन है कि जो भारत के उत्तर पश्चिम में सुलेमान और किरथर की पहाड़ियों के पास जो लोग रह रहे हैं, गाँव में जो रहते थे, आपने पढ़ा है, जिन्होंने सबसे पहले कृषि का उपज प्रारंभ की और शिकारी जानवरों को पालना शुरू किया, तो उन समूह को क्या प्रयोग है, उनके लिए क्या प्रयोग है, भरत शब्द का प्रयोग किया गया। ऋग्वेद में किया गया, लगभग कितने साल पुरानी, 3500 वर्ष पुरानी। यानी कि हमें जो इंडिया शब्द मिला वो 2500 वर्ष पूर्व मिला। कैसे मिला कि यूनान से जो लोग आए उनको सिंधु को उन्होंने हिंदोस कहा अथवा इंदोस कहा, और इस नदी के पूर्व में रहने स्थित भूमि को इंडिया कहा। ठीक है। और भरत, यह भारत शब्द का प्रयोग हमें कैसे मिलता है, ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद कितनी साल पुरानी, 3500 वर्ष पुरानी है। उसमें उत्तर पश्चिम में जो लोग रह रहे थे उस समय के लिए उन्होंने भरत नाम का प्रयोग किया है। उसी से हमारे भारत की उत्पत्ति हुई, हमारे नाम भारत की उत्पत्ति हुई। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। मतलब उत्तर पश्चिम में जो लोग रह रहे थे उनके लिए भरत, उस समूह के लिए भरत शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में किया गया। बाद में उसी भारत को भारत कह के हमारे देश के लिए कहने लगा। अब आते हैं कि अतीत के बारे में हम जानकारी कैसे, अतीत के बारे में जानकारी क्या जान सकते हैं, क्या क्या जाना हमने और क्यों जानना है, ये तो हमने पढ़ लिया। अब कैसे ये जानकारी मिलेगी। अतीत की जानकारी हम कई तरीकों से प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से एक तरीका अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना है। देखिए, सबसे अच्छा तरीका तो कोई किसी ने पुस्तक लिखी हो जिसमें उस काल का वर्णन हो, उसको आप ढूंढिए, पढ़ लीजिए। ये पुस्तकें हाथ में लिखी गई होने के कारण पांडुलिपि कहेंगी। तो जो पुस्तकें हाथ से लिखी, क्योंकि उस टाइम प्रिंटिंग प्रेस वगैरह तो होती नहीं थी, प्रिंटिंग प्रेस तो बहुत बाद में आई है, प्रिंटिंग प्रेस होती नहीं, तो जो हाथ से लिखा उन्होंने, जैसे हमारे वेद वगैरह लिखे गए हैं पुराणों, तो उसको क्या बोला गया, पांडुलिपि। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द है मैन्युस्क्रिप्ट। लैटिन शब्द मैन्यू, जिसका अर्थ हाथ से निकला है। देखिए, अतीत के बारे में जानकारी हमें क्या सबसे अच्छी, जो बुक्स हैं, जो किताबें हैं जो उस काल में लिखी गई हैं, उसके बारे में हमें या तो हम उनको ढूंढ लें और पढ़ लें। उस टाइम वो प्रिंटिंग प्रेस नहीं होती तो हाथ से लिखी गई, उसीलिए उसको पांडुलिपि कह दिया गया। इंग्लिश में उसी पांडुलिपि को कहते हैं मैन्युस्क्रिप्ट, और लैटिन में मेनू शब्द का अर्थ होता है हाथ। लैटिन भाषा में मेनू शब्द का हाथ होता है, तो उसी से निकला है हाथ से लिखी हुई स्क्रिप्ट यानी पांडुलिपि। ये पांडुलिपियां प्रायः ताड़पत्र तथा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भोज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र में लिखी जाती थी। ताड़पत्र पांडुलिपियां, देखिए कागज भी नहीं होता था, कागज होता तो प्रिंटिंग होती, कागज नहीं होता तो कैसे लिखते थे, तो ताड़पत्र में लिखते थे, या हिमालय में एक भुज नाम का पेड़ पाया जाता, उसकी छाल में निकाल के विशेष तरीके से भोजपत्र वगैरह तैयार करके वो लिखते थे। अब तो उनका चलन बंद हो गया, लेकिन पुराने में भोजपत्र वगैरह मिलते हैं। इतने वर्षों में कई पांडुलिपियों को कीड़ों ने खा लिया अथवा कुछ नष्ट कर दी। देखिए, हाथ से लिखी हुई है और कई वर्ष हो गए, हजारों साल हो गए, तो वो पांडुलिपियां तो वैसी बचेंगी नहीं, या तो कीड़ों ने खा लिया है, कुछ नष्ट कर दी गई होंगी। फिर भी ऐसी कई पांडुलिपियां आज भी उपलब्ध हैं। प्रायः ये पांडुलिपियां मंदिरों विहारों में प्राप्त होती हैं। विहार बौद्ध धर्म का एक स्थान होता है, धर्म में विहार एक स्थान होता है। तो पांडुलिपियां देखिए मंदिर में सुरक्षित थी, लोग उनकी देखभाल करते थे, मंदिर में सुरक्षित है या विहारों में सुरक्षित है। वो पांडुलिपियां हमें मिलती हैं, लेकिन बहुत ही कम मात्रा में। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं, व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधियाँ, विज्ञान आदि प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। देखिए, जो पांडुलिपियां लिखी गई हैं वो मंदिरों में हैं या विहारों में हैं, तो वो किसी विशेष प्रयोजन की होंगी, तभी वो मंदिरों विहारों में हमें जो प्राप्त होती हैं। तो इसमें धार्मिक मान्यताएं या व्यवहार या राजा के जीवन, औषधि, विज्ञान आदि सबके बारे में मिलती है जानकारी। इसके अतिरिक्त हमारे महाकाव्य, कविता और नाटक भी हैं। हमारा महाकाव्य महाभारत, रामायण, कविताएं या नाटक जो भी उस वक्त के अवशेष हमें जो अभी मिल चुके हैं,
वो भी हैं। इनमें से कई संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं, जबकि अन्य प्राकृत और तमिल में। देखिए, तमिल हमारे देश की सबसे पुरानी भाषा है। तमिल हमारे देश की सबसे पुरानी भाषा है। प्राकृत भाषा संस्कृत से मिलती जुलती है, लेकिन तमिल हमारे देश की सबसे पुरानी भाषा है। प्राकृत भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे। देखिए, संस्कृत में कौन लोग लिखते थे? विद्वान लोग लिखते थे, ऊंचे तबके के लोग लिखते थे। लेकिन जो आम लोग थे वो कैसी भाषा के? वो प्राकृत भाषा का प्रयोग करते थे। ये लाइन आप जरूर याद रखिएगा कि आम लोग कैसी भाषाओं का प्रयोग करते थे। आम लोग वो प्राकृत भाषा का प्रयोग करते थे। हम अधिलेखों का भी अध्ययन, अधिलेख क्या होता है? ठीक है, आगे देखिए, अधिलेखों का भी अध्ययन करें। ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसे अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए मिलते हैं। ये पत्थर या बहुत ठोस धातु पे उकेरे जाते हैं, वो अभिलेख होते हैं। कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सकें, पढ़ सकें तथा उनका पालन कर सकें। देखिए, शासक लोग या अन्य लोग अपने आदेशों को, मतलब जो शासक थे या जो भी नीति निर्देशक थे या भी जो भी कानून बनाने के लिए थे, वो क्या करते थे? अपने आदेशों का या कोई कानून या कोई आदेश उस पर पत्थर पे या कोई कठोर धातु पे उत्कीर्ण करवा के उसको चौराहे पे या मोहल्लों में या लगवा देते थे आसपास। तो उससे क्या होता है? लोग उसको देखते थे, पढ़ते थे और फिर उनका पालन करते थे। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं जिसमें राजाओं तथा रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुषों ने भी अपने कार्यों के विवरण उत्कीर्ण करवाए। कुछ देखिए, बहुत से अभिलेख मिले हैं कि इसमें राजाओं के अन्य लोगों के आदेश मिले हैं। कुछ अभिलेखों में राजाओं या रानियों या स्त्री पुरुषों ने अपने अपने कार्यों को उत्कीर्ण करवाया कि भाई हमने ये कार्य किया हुआ। उदाहरण के लिए, प्रायः शासक लड़ाइयों में अर्जित विजयों का लेखा जोखा रखते थे। शासक क्या है कि वो अपनी लड़ाई जहाँ जहाँ उन्होंने लड़ाई की, जहाँ जहाँ जीते, वो अपने अभिलेखों में उत्कीर्ण करवा देते थे। या लोगों ने कोई कार्य किया, कोई अच्छा कार्य किया, कोई भी कार्य किया, तो वो अभिलेख में उत्कीर्ण करवा के लगवा देते थे ताकि वो उनकी याद में बना रहे। लगभग 2250 वर्ष पुराना यह अभिलेख वर्तमान अफगानिस्तान के गंधार से प्राप्त हुआ है। वर्तमान अफगानिस्तान इसलिए कहते हैं क्योंकि अफगानिस्तान भी एक वक्त में भारत का हिस्सा था। कुंती वो गंधार की ही राजकुमारी थी। महाभारत की कुंती वो गंधार की ही राजकुमारी थी। तो गंधार जो वर्तमान में अफगानिस्तान है, वहाँ करीब 2250 वर्ष पुराना ये अभिलेख मिला। इसमें क्या है? यह अभिलेख अशोक नामक शासक के आदेश पे लिखाया गया। किसने लिखाया था? अशोक ने। तो अगर ये प्रश्न आता है कि गंधार में मिला अभिलेख किस शासक के आदेश पे लिखा गया, तो आप क्या बोलेंगे? अशोक। इस शासक के विषय में तुम अध्याय 8 में पढ़ोगे। आगे जब आप मगध पढ़ोगे तो आगे अशोक के बारे में विस्तृत पूरा एक अध्याय है। जब हम कुछ लिखते हैं तब हम किसी लिपि का प्रयोग करते हैं। लिपियां अक्षरों अथवा संकेतों से बनी होती। जब हम कुछ बोलते अथवा पढ़ते तब हम एक भाषा का प्रयोग करते हैं। इस अभिलेख इस क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली यूनानी तथा अरामीक नामक दो विभिन्न लिपियों और भाषाओं में। देखिए कितनी अच्छी है, आपको शायद ना पता हो कि लिपि और भाषा में क्या अंतर है। ये देखिए, लिपि और भाषा में क्या अंतर है। जब हम कुछ लिखते हैं, मान लीजिए हम हिंदी लिख रहे हैं, तो इसमें जो भी है का खा गा ज वो लिपि है क्योंकि हम वो लिख रहे हैं। लेकिन जब हम इन्हीं अक्षरों को पढ़ते हैं तो वो भाषा होती है। मतलब जो हम बोल रहे हैं वो भाषा है, जो हम लिख रहे हैं वो लिपि है। बस इतना ही अंतर है। तो लिपि और भाषा में अंतर क्या है कि लिपियां में अक्षर भी हो सकते हैं, संकेत भी हो सकते हैं। भाषा क्या है, जब हम कुछ बोलते हैं तो पढ़ते हैं तो भाषा होती है। इसमें कौन कौन सी भाषा प्रयोग होती है? इसमें यूनानी और अरामेक नाम की दो भाषाएं हैं, दो विभिन्न लिपियों भाषाओं में। तो अगर प्रश्न आता है कि वर्तमान में गंधार अफगानिस्तान गंधार से प्राप्त अभिलेख किस शासक द्वारा किन भाषाओं में लिखा था, तो आप क्या कहेंगे? अशोक द्वारा और अरामेक और यूनानी भाषा। लिपि और उसमें आपने अंतर देख लिया। इसके अतिरिक्त कई वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थी। इसके अतिरिक्त बहुत सी चीजें थी। देखिए, हमें अतीत के बारे में जानकारी या तो उन वस्तुओं से मिलेगा या पुस्तकों से मिलेगा या अभिलेखों से मिलेगा या कोई हमें बता दे कि उस वक्त क्या होता था। तो इतना पुराना कोई आदमी जीवित रहना तो संभव है।
तो देखिए और क्या वस्तुओं से और बहुत सी वस्तुएं हैं, कोई पात्र मिल गया या कोई मुद्रा मिल गई या कुछ भी मिल गया, तो ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाता है। देखिए हमें वस्तु तो मिल गई, लेकिन क्या हम और आप उसके बारे में अध्ययन कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं कि कितना पुराना है, इसमें जो भाषा लिखी वो क्या है, और अगर है तो इसको किस लिए चालू किया गया था, ये क्यों है, हम आप नहीं बता सकते। उसके लिए स्पेशलिस्ट होते हैं जिनको क्या कहते हैं, पुरातत्वविद, जो इनका अध्ययन करते हैं। अब देखिए पुरातत्वविद पत्थर और ईंटों से बनी इमारतों के अवशेषों, चित्रों, मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। जो भी कोई भी वस्तु मिलता है, कोई औजार या कोई बर्तन, आभूषण, सिक्के, चित्र, मूर्तियाँ, जो भी इनको सामान अतीत से जुड़ा मिलता है, उसके बारे में जो भी अध्ययन करते हैं वो पुरातत्वविद करते हैं। वे औजारों, हथियारों, बर्तन, आभूषण, सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन और खुदाई भी करते हैं। देखिए ऐसा तो नहीं कि वो ऐसे पड़े होंगे, कहीं आपने सुना होगा खुदाई में इतने वर्ष पुराने सिक्के मिले, तो पुरातत्वविद ही खोद रहे होते हैं, इनको आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं आज की इंग्लिश में। इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर, पक्की मिट्टी तथा कुछ धातु की बनी हो सकती हैं। ऐसे तो कठोर और जल्दी नष्ट ना होने वाले होते हैं। देखिए कुछ भी है, ये मान लीजिए कि कोई पत्थर है या कुछ वस्तुएं या तो पत्थर से बन सकती हैं, मिट्टी से बन सकती हैं या धातुओं से बन सकती हैं, क्योंकि और ऐसे तो ऐसे तो कठोर तथा जल्दी नष्ट होने वाले होते हैं। देखिए बहुत सिंपल सी बात है कि अगर वो जल्दी ख़त्म हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, तो हमें नहीं मिलेंगे, क्योंकि इतने वर्षों पुरानी बात है, हज़ारों साल पुरानी बात है। अगर वो मिट्टी में दबे हुए हैं और वो हमें मिलते हैं, तो या तो वो कठोर होंगे और जल्दी नष्ट नहीं होता। अगर वो कठोर ना और जल्दी नष्ट होने वाले, तो वो मिट्टी में ही घुल जाएंगे। पुरातत्व जानवरों, चिड़ियों तथा मछलियों की हड्डियाँ भी ढूंढते हैं। ये जानवरों की, चिड़ियों की, मछलियों की हड्डियाँ भी ढूंढते हैं। क्यों ढूंढते हैं? देखिए इससे उन्हें ये जानने में मदद मिलती है कि अतीत के लोग में क्या खाते थे, कि अतीत के लोग क्या खाते थे। वनस्पतियों के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते हैं। यदि अन्न के दाने या लकड़ी के टुकड़े जल जाते तो वो जले हुए रूप में बचे रहते हैं। समझ रहे कि पुरातत्वविद जानवरों, चिड़ियों, मछलियों की हड्डियां भी ढूंढते हैं। इससे उन्हें ये जानने में मदद मिलती है कि क्या खाते थे लोग, क्या खाते थे। क्योंकि जो वनस्पति होती है, जो सब्जी, साग सब्जी होती है, वो मिट्टी में जब दब जाते हैं तो बचते नहीं हैं। अन्न के दाने, लकड़ी के टुकड़े अगर जल गए हैं तो वो जले हुए रूप में बचे रहते हैं। अगर वो अन्न के दाने, लकड़ी के टुकड़े जल गए हैं तो वो जमे हुए रूप में बचे रहते हैं। पांडुलिपियों, अभिलेखों और पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्रायः स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। अच्छा, जो भी जानकारी हमें किसी चीज़ से मिल रही है, चाहे वो पांडुलिपि से मिल रही हो, चाहे अभिलेखों से मिल रही हो या पुरातत्व वस्तुओं से मिल रही हो, तो इतिहासकार इनको बोलते हैं स्रोत। इनके ये हमारे सोर्स हैं, ये स्रोत हैं जिससे हमें जानकारी मिल रही है। कहते हैं ना कि गुप्त सूत्रों से, जो आज सूत्र हैं वही स्रोत हैं। वो कुछ भी हो सकता है, वो पांडुलिपि हो सकती है, अभिलेख हो सकते हैं, वस्तु हो सकती है। इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। जो अतीत का वस्तुओं का अध्ययन करते हैं उनको पुरातत्वविद कहते हैं। उन्होंने, पुरातत्वविद ने वस्तुओं का अध्ययन करके जानकारी बनाई। अब इतिहासकार उन जानकारियों को संजो के अतीत का एक खाका तैयार करेंगे। तो वो जो खाका तैयार करने का, अतीत का अध्ययन करने का काम है, वो इतिहासकारों का है। स्रोत के प्राप्त होती अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है। मान लीजिए कोई स्रोत आपको मिल गया तो आप अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है, क्योंकि इन सूत्रों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण करते हैं। क्या होता है कि मान लीजिए कोई वस्तु मिली या कोई अभिलेख मिला, तो पुरातत्वविद ने अपनी जानकारी एकत्र की, उसको एक रॉ फॉर्म में दे दिया कि ये इतना पुराना है और ये ऐसे बना है, इसने बनाया, ये इसमें लिखा हुआ है। फिर उसके हिसाब से एक अतीत का एक चित्रण करना, ये और रोचक हो जाता है, क्योंकि हम धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण करने लगते हैं। तो अब क्या है कि अतः इतिहासकार तथा पुरातत्वविद उन जासूसों की तरह हैं जो इन सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में अतीत को जानने का प्रयोग करते हैं। देखिए इतिहासकार अतीत का अध्ययन कब कर रहा है? जब उसको सारी वस्तुओं से अध्ययन कर चुका हो, तब हमें उसका वो करते हैं। ठीक है, वस्तुओं का अध्ययन कर लिया, उसका रॉ फॉर्म में हमारे पास
उसका डेटा दे दिया। अब उस डेटा के आधार पर अतीत का अध्ययन करना है, अतीत का चित्रण कौन करता है? इतिहासकार। तो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो इतिहासकार और पुरातत्व उन जासूसों की तरह जो उन सभी सूत्रों का प्रयोग सुराग के रूप में अतीत को जानने का प्रयास करते हैं। ठीक है। बाएं, एक प्राचीन नगर से प्राप्त इस तरह के पात्रों पर 47 वर्ष पूर्व होता था। यानी कि ये आपका ये एक पात्र है, इसका चित्र है, उसके बारे में बताया गया है। ऐसा पात्र मिला होगा। एक पुराना चांदी का सिक्का, इस तरह के सिक्कों पर 2500 वर्ष पूर्व, ये देखिए। यानी ये आरंभिक नगर कब मिले थे? 4700 वर्ष पूर्व। कहाँ मिले थे? सिंधु और उसकी नदियों के, सहायक नदियों के आसपास। और 2500 वर्ष पूर्व गंगा और उसके सहायक नदियों के आसपास नगर मिले, पले बड़े। अतीत एक है या अनेक? अब प्रश्न उठता है कि क्या अतीत एक है? हम सबका अतीत एक है क्या? नहीं। अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया जाता है। क्यों? क्योंकि हर किसी की जिंदगी या हर किसी का अतीत अलग अलग है। यहाँ अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया है। ऐसा इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाने के लिए किया गया कि अलग अलग समूह के लोगों के लिए अतीत के मायने अलग अलग थे। जैसे आज अलग अलग समूह के लिए जीवन के मायने अलग अलग हैं। उदाहरण के लिए पशुपालकों तथा कृषकों का जीवन राजाओं तथा रानियों के जीवन से तथा व्यापारियों के जीवन शिल्पकारों के जीवन से बहुत भिन्न था। आज की डेट में या आज के वक्त में हम उदाहरण देखें कि हमारा जीवन किसी अन्य व्यक्ति से भी बहुत भिन्न है। उसी प्रकार अतीत में भी पशुपालकों तथा कृषकों का जीवन राजाओं तथा रानियों के जीवन से भिन्न था। व्यापारियों का जीवन शिल्पकारों के जीवन से भिन्न था। भाई जो शिल्पकार थे वो एक ही जगह पे रहते थे, अपने वस्तुओं का निर्माण करते थे। पशुपालकों कृषकों का जीवन राजाओं और रानियों की तरह विलासतापूर्ण नहीं था, शायद इतना धनी नहीं थे, तो अलग अलग था। तो इसीलिए अतीत हर किसी के लिए, हर समूह के लिए अलग अलग था। जैसा कि हम आज भी देखते हैं, उस समय में देश में अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग व्यवहारों और रीति रिवाजों का पालन करते थे। देखिए आज भी हम देख रहे हैं, वही मैं आपको कह रहा था कि आज भी हम देखते हैं कि हम अलग अलग व्यवहारों और रीति रिवाजों को पालन करते हैं। कहते हैं ना, मैं बताया ना कि कोस कोस पे बदले वानी, 4 कोस पे पानी। भारत एक ऐसा देश है। उदाहरण के लिए आज अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग अपना भोजन मछलियाँ पकड़कर, शिकार करके तथा फल फूल के संग्रह द्वारा प्राप्त करते हैं। इसके विपरीत शहरों में रहने वाले लोग खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर करते हैं। इस तरह के भेद अतीत में भी विद्यमान थे। देखिए आज अंडमान द्वीप जो भारत का दक्षिण हिस्सा है, उसमें अंडमान द्वीप करके एक समूह है। वहाँ के लोग, क्योंकि वहाँ पे वो चारों तरफ समुद्र से घिरा हुआ, तो उनका जो मुख्य भोजन वो मछलियाँ हैं। वो मछलियाँ पकड़ते हैं, उनका शिकार करते हैं या जंगल में फल फूल का संग्रह करके करते हैं। लेकिन अगर शहरों में जहाँ पे हम आप रह रहे हैं, वहाँ पे हम खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर, यानी किसानों पर निर्भर हैं। इस तरह के भेद अतीत में भी थे, जैसे आज है वैसे अतीत में भी थे। इसके अतिरिक्त एक अन्य तरह का भेद है। उस समय शासक अपनी विजयों का लेखा जोखा रखते थे। यही कारण था हम शासकों द्वारा उनके द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाई के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं। देखिए एक और भेद था। क्या भेद था? कि शासक अपनी विजयों का लेखा जोखा रखते थे। मतलब शासक जो थे, अगर उन्होंने कोई लड़ाई जीती तो उसको या तो कहीं ना कहीं या तो पांडुलिपियों में संरक्षित करते थे या अभिलेखों में संरक्षित करते थे। किंतु अब यही कारण है कि शासक और उनके द्वारा, क्योंकि उन्होंने अभिलेखों या पांडुलिपियों में उनको संरक्षित किया, तो उसके बारे में हमें ज़्यादा जानकारी मिलती है। जबकि शिकारी, मछुआरे, संग्राहक, कृषक अथवा पशुपालक जैसे आम आदमी प्राय अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखते थे। ये छोटे लोग थे, छोटे तबके के लोग थे, तो ये अपनी चीज़ों का, रोज़मर्रा की चीज़ों को लेखा जोखा नहीं रखते थे। ये पांडुलिपि या अभिलेखों में नहीं रखते थे। पुरातत्व की सहायता से हमें उनके जीवन के बारे में, जीवन को जानने में मदद मिलती है। हालांकि अभी इनके बारे में बहुत कुछ जानना शेष है। देखिए हमारे पास क्या सूत्र हैं, या तो हम पांडुलिपि मिले, अभिलेख मिले या कोई वस्तु मिले, तो वस्तुओं के सहायता से हम उनके जीवन के बारे में जानते तो हैं, लेकिन इतना नहीं जानते जितना हमें पांडुलिपियों और अभिलेखों से जानकारी मिलती है किसी राजा की द्वारा लड़ी गई या जीती गई लड़ाई के बारे में मिलती है। तिथियों का मतलब मैंने जैसे आपको बताया था कि आज से 8000 साल पूर्व, यानी आज से 2000 साल वर्ष पूछे गए और उसके पीछे 6000 वर्ष पूर्व गए। तो ऐसा क्यों है, देखिए मैं बताता हूँ। अगर तुमसे कोई तिथि के विषय में पूछे तो तुम शायद उस दिन की तारीख, मास, वर्ष जैसे कि 2000 तथा इसी तरह का कोई और वर्ष बताओगे। वर्ष की यह गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। देखिए धर्म की ये गणना ईसा मसीह की जन्म तिथि से
की जाती है। ये देखिए, आज हमारा है 2024 और ईसा मसीह का जन्म यानी कि आज से 2024 वर्ष पूर्व यहाँ पे हुआ था। इसको बोलते हैं एडी या ईसवी हिंदी में। ये यहाँ पे जन्म, इसको बी बोलते हैं, बर्थ। इसके बाद का जो भी समय है इसको बोलते हैं बीसी, बिफोर क्राइस्ट, यानी ईसा पूर्व। ईसा पूर्व, ठीक है। तो ये क्या है कि आजकल जो भी कैलेंडर चलता है उसमें ईसा मसीह का जिस दिन जन्म हुआ था यानी कि ये इस समय को 0 माना गया है। इससे पहले के वर्षों को बिफोर क्राइस्ट यानी बीसी और बाद के वर्षों को एडी या ईस्वी कहा गया, ठीक है। अतः 2000 अब देखिए, आपने क्या है कि आपसे कोई तारीख पूछा, आप क्या बोलोगे कि आज 2024 चल रहा है, यानी कि 2024 कहने का तात्पर्य है कि ईसा मसीह के 2024 साल बाद, 2024 साल बाद, ठीक है। आज का हम वर्ष बोल रहे हैं, अगर मैं बोल रहा हूँ कि 2024 है, तो यानी कि जो आज से 2024 साल पहले ईसा मसीह का जन्म हुआ था। तो यदि मैंने आपसे बोला कि आज से करीब 8000 वर्ष पूर्व, यानी कि 2000 वर्ष लमसम ये हो गए आपके, यानी 2000 वर्ष पूर्व ये हो गए, और यहाँ से भी 6000 और चलेंगे, यानी आज से 8000 वर्ष पूर्व कितना हो गया, 6000 ईसा पूर्व, यानी ईसा मसीह के 6000 जन्म के 6000 वर्ष पहले। अगर मैं कहता हूं कि आज से 8000 वर्ष पूर्व, 8000 वर्ष पूर्व, यानी कि ईसा मसीह के जन्म के 6000 वर्ष पूर्व, क्योंकि 2000 वर्ष तो हम गुजर गए ना, 24 को आप नेगलेक्ट कर दीजिए, 2000 वर्ष तो हम गुजर गए ना, फिर हम 6000 वर्ष पीछे जाएंगे। इसी प्रकार जब हम कहते हैं 4700, एक मिनट, इसलिए हम जब कहते हैं आरंभिक नगर कब मिले में सिंधु को, 4700 वर्ष पूर्व। ये बर्थ, यानी कि 2000 वर्ष पूरी हो गया, और इससे 2700 वर्ष पूर्व। तो अगर आपसे पूछा जाए कि हमें आरंभिक नगर सिंधु और उसी साइन नदी के आसपास कब मिले, तो या तो आप 4700 वर्ष पूर्व लिखें, या फिर लिख दें 2700 ईसा पूर्व। ये अर्थ एक ही होगा, ठीक है। तो तिथियों का निर्धारण ऐसे होता है, जो आज आप तारीख देते हो वही लिखा हुआ है जो मैंने आपको बताया। अंग्रेजी में बीसी, हिंदी में ईसा पूर्व का तात्पर्य बिफोर क्राइस्ट ईसा होता है। कभी कभी तुम तिथियों से पहले एडी, जो मैं बोलता एडी, हिंदी में ईस्वी लिखे आप आते हो। इसका मतलब होता है एनो डामनी। एनो डामनी नामक 2 लैटिन शब्दों से बना हुआ है। इसका तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म से है। कभी कभी एडी की जगह सी अथवा बीसी की जगह बीसी का प्रयोग होता है। देखिए नाम वही है, सी पढ़ लीजिए या बीसी पढ़ लीजिए, बिफोर क्राइस्ट। ईसी का प्रयोग कॉमन एरा तथा बीसी का प्रयोग बिफोर कॉमन एरा के लिए होता है। इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब कैलेंडर का प्रयोग सामान्य हो गया है। भारत में तिथियों के इस रूप का प्रयोग लगभग 200 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ। कभी कभी अंग्रेजी के बीपी अक्षर का प्रयोग जिसका तात्पर्य बिफोर प्रेजेंट होता है। देखिए मैंने आपको जैसे बताया कि
ये ईसा मसीह का जन्म है, बर्थ। इसके बाद वाले समय को हम इसको कुछ भी कहते हैं, बीसी कह सकते हैं, ये सॉरी एडी कहते हैं, एनो डोमिनी ये लिखा हुआ है, या फिर हम इसको कहते हैं कॉमन एरा, ये ईसवी कहते हैं। इससे पहले के शब्द को बिफोर कॉमन एरा, बीसी कह दें, ये ईसा पूर्व कह दें हिंदी में। ठीक है, तो इसका अर्थ वही होता है। अब बीपी का अर्थ है मतलब बिफोर प्रेजेंट, वर्तमान से पहले, मतलब इस वक्त से पहले बीपी, बिफोर प्रेजेंट भी यूज होता है कहीं कहीं। अच्छा, अब प्रश्न उठता है कि ये हम क्यों यूज़ कर रहे हैं? क्योंकि अधिकांश देशों में अब कैलेंडर का उपयोग होता है। पहले अपने अपने संवतों का होता था, पर अब कैलेंडर का उपयोग होता है। भारत में भी लगभग 200 वर्ष पूर्व इस कैलेंडर का उपयोग शुरू हो गया। तो ये छोटी सी जानकारी है कि 2024 मतलब होता है कि ईसा के जन्म के 2024 वर्ष बाद। जब हम आज से 6000 वर्ष पूर्व की बात कर रहे होंगे तो यानी कि ईसा के जन्म से 4000 वर्ष पूर्व, 4000 वर्ष पूर्व, क्योंकि 2000 वर्ष तो निकल गए और 24 को आप नेगलेक्ट करिए, 24 को भूल जाइए समझने के लिए। 2000 वर्ष तो निकल गए ईसा के जन्म के बाद, और उसके कितने पहले, आज से कितने पहले, 6000 वर्ष पूर्व, यानी कि ईसा के 6000 वर्ष पहले। ठीक है, इसी के साथ अपना शायद ये चैप्टर समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले चैप्टर में। धन्यवाद।